हेलो बच्चों। तो हमने एक क्लास स्टार्ट की थी 12th की मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया था। आज सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमने लास्ट क्लास तक जो पढ़ा हुआ था, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स स्टार्ट की थी और मैट्रिक्स में हमने 4-5 क्वेश्चन तक किए थे, जहाँ पे हमने जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ा था, उसके क्वेश्चन किए थे 3.1 के। अब आज जो है हम उससे ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास से उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली जो चीज़ है हमें देखेंगे, मैट्रिक्स कितने तरीके की होती हैं, मैट्रिक्स को किस तरीके से यूज करते हैं हम टाइप्स वाइज। ठीक है, पहला पार्ट है होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें भी देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो, कोई भी अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। पहले हमने ये सीखा था लास्ट वाली क्लास में, जब हमने सीखा था तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीखा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स सीखा था, जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो आज उससे नेक्स्ट वे में है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकती हैं। मैट्रिक्स में पता है मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ जब नंबर लिखे होते हैं तो उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है जब हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन तभी हो सकती है जब हमारे पास, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब क्या है, मैं इक्वल अगर देखूं, मैं अपने आप को इक्वल देखूं तो मेरे सामने कोई होना भी तो चाहिए। अगर मैं इस मार्कर को इक्वल देखूं तो इसके लिए तो कोई दूसरा मार्कर भी तो होना चाहिए। तो वैसे ही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी चेक की जा सकती है जब हमारे पास ऑलरेडी दो या फिर दो से ज्यादा मैट्रिक्स हो। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन पहले ये है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए या फिर दो से ज्यादा मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तक कब हो सकती है, पहले तो हमें देखना है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब हो सकती है। क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स जो डिपेंड करती है अपने ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब हो सकती है, पहली कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, कि अगर दो मैट्रिक्स है ऑर्डर मस्ट बी और शुड बी इक्वल। दो या फिर दो से ज्यादा जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड, एलिमेंट्स एट corresponding positions will be equal। जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो कोरस्पोंडिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए, मतलब जो पहली वाली जो मैट्रिक्स है अगर उसका फर्स्ट प्लेस है तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का भी फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के थर्ड प्लेस पे तो उसमें भी सेकंड वाले में भी कितने थर्ड प्लेस पे। अगर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है, अगर वो आपस में इक्वल है तो इट मींस हम कह सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होती है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है। जैसे अगर मैंने लिखा, मैंने दो मैट्रिक्स लिखी, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 2 5 3 1, इस तरीके से करके मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। मैंने ऐसे ही एक और मैट्रिक्स लिखी बी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2 5 3 and 1, वापस ये लिखा। तो पहले हमें देखना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों का ऑर्डर क्या है। अगर मैं दोनों का ऑर्डर चेक करूं तो इसका ऑर्डर क्या, हमारे पास दो रो है दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इसका भी अगर मैं ऑर्डर चेक करूं तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो इट मींस पहली जो कंडीशन है वो तो वेरीफाई है, वो तो फुलफिल हो रही है कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। प्लस सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों की जो कोरस्पोंडिंग जो पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट प्लेस पे 2 है, यहाँ पे भी कितना है 2, ये इक्वल है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना है 5, ये भी इक्वल है। 3 3 1 1, तो इट मींस हर एक पोजीशन की जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। वो अगर आपस में इक्वल है तो इट मींस ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। देन वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू B, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू B। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम इसको कैंसिल करते, दैट मींस A इज नॉट इक्वल्स टू B। अगर मान लो ये तो हमने इक्वल
प्रूफ किया, इक्वल देखा कि इक्वल है या फिर नहीं। कई बार क्या होता है कि मैट्रिक्स इक्वल खुद दी होती है, उसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। जैसे अगर क्वेश्चन में खुद ये मेंशन हो, जैसे मैंने लिखा x y z एंड x प्लस 3, कुछ ऐसे करके एक मैट्रिक्स लिखे, दूसरी मैट्रिक्स मान लो कुछ ऐसे यहां पे लिखी, कुछ ऐसे लिखी, कुछ करके लिखी, और ये बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x y z की वैल्यू निकालनी है। अगर इन्होंने खुद इक्वल करके दिया हुआ है और तब ये पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तब हमें पता है कि अगर ये इक्वल है तो ये दोनों कंडीशन पहले से फुलफिल हो रही है। मींस ये एलिमेंट जो कोरस्पोंडिंग वाले हैं ये भी इक्वल है, प्लस दोनों के ऑर्डर भी सेम है। डायरेक्टली हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये x किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया, y किसके बराबर हो गया, 3, z 5 और x प्लस 3 इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे -2 ना लिख के हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, तभी एक्यूरेसी के साथ प्रूफ हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से करके अगर कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी हैं, उसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रखो, इक्वल करके वहां से वैल्यू निकाल दो। कई बार क्या होता है यहाँ पे एक एक एलिमेंट है, कई बार यहाँ पे दो एलिमेंट दिए होंगे, दो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई होता तो x प्लस वाई की किसकी वैल्यू जो है 7 के बराबर होती है, यहाँ पे y प्लस जेड होता तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी, 3 के बराबर हो जाती है। तो ऐसे करके इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे जो हमने 10th क्लास में सीखा था। इक्वेशन को सोल्व करके वहां से x y z की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है, यही होता है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास कोई ना कोई नंबर मिसिंग होता है, उस नंबर मिसिंग की हमें वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वाले कंसेप्ट के बाद। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद है सेकंड इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब जैसे इसका नाम ही है ना रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो जो हो वो एक ही हो लेकिन कॉलम इनडेफिनिट हो। कॉलम जो है नंबर ऑफ टाइम्स हो, काफी नंबर ऑफ टाइम्स हो, तो वो होती है रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने ऐसे कोई नंबर लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रो तो ये एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम जो है इनडेफिनिट है। तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो रो इनटू कॉलम लिखते हैं, तो रो तो यहाँ पे 1 ही है लेकिन कॉलम क्या है, वो इनडेफिनिट है। तो ये इसका ऑर्डर 1 इनटू कॉलम, तो 1 इनटू कॉलम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1 इनटू n से भी शो करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो तो एक ही हो लेकिन कॉलम जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स हो। ऐसे ही तीसरा है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे ही है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का भी मतलब क्या होता है कि जिसमें नाम से, जैसे जिसमें कॉलम तो एक ही हो, कॉलम हमें पता हो कि एक हो लेकिन रो जो है वो इनडेफिनिट हो। अब मैंने ऐसे यही लिखा, हमने 1 2 3 4 इस तरीके से करके ये बढ़ते 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 मतलब ऐसे आया। तो इसमें कॉलम तो एक ही है लेकिन रो जो है वो नॉन डिफाइंड है, अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो इनटू कॉलम। क्या है, रो तो हमें पता है ये, लेकिन हमें कॉलम पता है कि कॉलम एक है और रो जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, ये होती है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद अगली है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की जो काउंटिंग हो वो आपस में इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है तब उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऑर्डर इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर हम ये लिख सकते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी व्हेन ऑर्डर इज 1 इनटू 1, ऑर्डर 1 इनटू 1 का भी हो सकता है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, ऑर्डर 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। मतलब जिसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे वो सारे के सारे मैट्रिक्स क्या होंगे,
स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। 1 into 1 में कितने एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा तो मैंने यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया, सिर्फ ये, तो ये होगी 1 into 1 की मैट्रिक्स। ऐसे 2 into 2 का मतलब एलिमेंट कितने, 4, तो 4 एलिमेंट बना के हम 2 रो 2 कॉलम बना के हम इसका भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 1 3, तो ये होगी हमारे पास 2 into 2, 3 into 3 हमें पता है 9 एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे जब 9 एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर होगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन 9 एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और उसके बाद हमारा थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद अगली पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे हमें इसके नाम से समझ में आ रहा होगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब वो डायगोनल हम कोऑर्डिनेटर में शो करते हैं, जो क्रॉस करते हैं वो सारे क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, उसी से मैट्रिक्स बनी है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि पहली जो इसकी कंडीशन होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन होती है कि ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अपने आप में ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिनके ऑर्डर सेम हो, मतलब उसके नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली क्वालिटी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ इसके जो डायगोनल के प्लेसेस है, डायगोनल के प्लेसेस पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ जो नंबर है वो 0 0 होने चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं 3 into 3 का एक ऑर्डर लिखूं, 3 into 3 मैट्रिक्स का एक ऑर्डर लिखूं, उसमें मैंने 3 into 3 में पता ही है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, बाकी जो रेस्ट प्लेस है ये हो गए हमारे पास डायगोनल। अभी मैं आपको डायगोनल बताता हूँ डायगोनल कैसे होती है। ये क्या हमारे पास 3 into 3 का एक ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, डायगोनल हमें पता है, डायगोनल जब हम फिगर बनाते हैं डायगोनल, तो ऐसे या तो एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ से डायगोनल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। ये जो वाला जो डायगोनल बनता है यहाँ से होता है प्राइमरी डायगोनल, और ये वाला जो होता है ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। ये प्राइमरी डायगोनल और ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स हम सिर्फ बात करते हैं प्राइमरी डायगोनल की, तो हम सिर्फ प्राइमरी डायगोनल को ही इसमें कंसीडर करेंगे, सिर्फ ये वाला डायगोनल यहाँ पे जो लिखा है। तो ये जो प्राइमरी डायगोनल का मतलब है, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, ये प्राइमरी डायगोनल के प्लेसेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखे होने चाहिए, बाकी जो रेस्ट ऑफ प्लेसेस है वहां पर 0 0 होना चाहिए। अगर वहां पे 0 0 है और यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है एक्सेप्ट 0, यहाँ पर एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आया? तो डायगोनल मैट्रिक्स की का मतलब है कि डायगोनल पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, रेस्ट ऑफ प्लेसेस 0 0 होना चाहिए, प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगली है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का अपना मतलब होता है कि स्केलर का मतलब जो सेम हो। सेम का मतलब है, पहली इसकी कंडीशन में ये स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये है कि ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये अपने आप में कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब डायगोनल का मतलब तो नहीं है, डायगोनल का मतलब इसमें डायगोनल होना चाहिए, प्लस डायगोनल अपने आप में क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल के प्लेसेस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो अपने आप में पहली तो क्या बनी, स्केलर मैट्रिक्स बनी। मतलब अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स देंगे तो एक तो इसकी क्वालिटी फुलफिल हो गई स्केलर मैट्रिक्स की। सेकंड, इसकी अपनी क्वालिटी होती है कि जो डायगोनल के प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हैं वो इक्वल होने चाहिए। उसमें क्या था, नंबर होने चाहिए, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, लेकिन नंबर लिखे होने चाहिए। लेकिन इसकी अपनी क्वालिटी क्या है कि इस स्केलर की अपनी क्वालिटी ये है कि डायगोनल के प्लेसेस पे जो भी नंबर लिखे होने चाहिए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल है तो इट मीन्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे मैंने लिखा, मान लो हमने 3 into 3 की एक मैट्रिक्स लिखी, बाकी रेस्ट ऑफ प्लेस 0 0, तो ये होगी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप रूट में लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर लिखो लेकिन वो होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। रूट में डाल दो, क्यूब रूट में लिख दो, फोर्थ रूट में लिख दो,
5 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, व्हाटएवर, लेकिन होने क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए और रेस्ट ऑफ प्लेसेस 0 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट मींस वो जो मैट्रिक्स होगी वो अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद है सेवेंथ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे इसका नाम है आइडेंटिटी, अब इसकी अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से है, जिसकी आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी का मतलब, पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स से बोल सकते हो, आप उसको स्केलर मैट्रिक्स से बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में पहले क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब जैसी बात स्केलर मैट्रिक्स की हो जाए तो स्केलर मैट्रिक्स की अपनी क्वालिटी होती है कि वो डायगोनल भी होती है, वो स्क्वायर भी होती है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्केलर मतलब मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, वो भी इक्वल, लेकिन इसकी अपनी क्वालिटी होती है कि जो डायगोनल के प्लेसेस पे नंबर लिखे होने चाहिए वो 1 1 होने चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1, रेस्ट ऑफ प्लेसेस 0 0 होने चाहिए, तब ये जो होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जैसे मैंने लिखा, मानो मैं 3 into 3 में लिखा, 3 into 3 में हमने मैट्रिक्स लिखी, तो 3 into 3 में अगर देखें हम लोग, मतलब इसका अगर एग्जांपल देखें तो वहाँ पे डायगोनल के प्लेसेस पे नंबर होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 1, रेस्ट ऑफ प्लेसेस 0 and 0, 0 0 0, मतलब हम 0 नहीं होंगे 0 करते करते, ठीक है, वी आर जस्ट लर्निंग, ठीक है, लेकिन 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे डायगोनल के प्लेसेस पे सिर्फ और सिर्फ 1, रेस्ट ऑफ प्लेस 0 0। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समवेयर वी विल लर्न दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो उसकी अपनी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद ये किसी भी हो सकती है, 2 into 2 की भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। 2 into 2 की मैट्रिक्स लें तो यहाँ पर और यहाँ पे 1, बाकी रेस्ट ऑफ प्लेस 0 0, ये हो गया हमारे पास 2 into 2 की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कोई सी भी हो सकती है, बस डायगोनल के प्लेसेस पे आइडेंटिटी में 1 1 होना चाहिए और रेस्ट ऑफ प्लेसेस 0 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स somewhere we say void मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, इन सब को इसी नाम से बुलाते हैं, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है जीरो का मतलब इसमें हर एक जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 and 0, सारे के सारे 0 0, कोई भी नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर लिखा होगा तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी। सभी प्लेसेस पे each and every places will be placed by 0, so ये हो जाएगी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को हम इन सभी नामों से बुला सकते हैं। हमारे जो कोर्स में 12th में जो है वो सिर्फ इतनी ही मैट्रिक्स है, लेकिन 12th के बाद जब हम कभी मैथ पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आएगी आपके पास, बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो उसमें अगर ये मैट्रिक्स वाली चीजें आए तो उसमें कई सारी मैट्रिक्स होती हैं, उसमें आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं, ट्रांसवर्स मैट्रिक्स होती हैं, ये सारी मैट्रिक्स होती है, लेकिन हमें सिर्फ यहीं तक पढ़ना है 12th के लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ तक ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है कंसेप्ट ऑन मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। अब कंसेप्ट में है सबसे पहला, इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो कंसेप्ट ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कि अगर हमें किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस या फिर माइनस करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी दो मैट्रिक्स को हमें प्लस या फिर माइनस करना हो, तो जैसे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसमें एलिमेंट की पोजीशनिंग और एलिमेंट खुद इक्वल होते हैं। तो वहां पे क्या था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो।
एलिमेंट सेम हो या फिर नहीं हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। अगर पहली वाली 2 इंटू 2 है तो दूसरी वाली भी 2 इंटू 2 होने चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लो मैंने एक, पहले इसकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन की ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर अगर इक्वल है तो इसका मतलब हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस भी कर सकते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा मैट्रिक्स को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा एक मैट्रिक्स में ए लिखी हमने 1 2 -3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। एक और हमने लिखी मैट्रिक्स, मान लो हमने इस तरीके से दो मैट्रिक्स लिखी। अब हमें देखें कि इन दोनों को हमें प्लस करना है। प्लस करना है कि a प्लस बी निकालो या फिर a माइनस बी निकालो। अब हमें देखना है क्या a प्लस बी पॉसिबल है, a प्लस बी निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले कंडीशन में देखनी पड़ेगी कि ऑर्डर इक्वल है या फिर नहीं। अगर ऑर्डर इक्वल है तब तो आप आगे प्लस कर सकते हो, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो प्लस या फिर माइनस नहीं कर सकते। तो ऑर्डर देखने के लिए पहले हमें पता है ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर चेक करें तो इसका, इसमें 2 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर चेक करें तो 2 क्रॉस 2। अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, वहाँ पे 2 क्रॉस 2 है। प्लस हो ही नहीं सकता, माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस प्लस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। या तो इसको 2 क्रॉस 2 बना दो या फिर उसको 2 क्रॉस 3 बना दो। क्योंकि जब ऑर्डर अगर इक्वल होते हैं, पहले ऑर्डर अगर इक्वल होने के बाद जब हम प्लस करेंगे तो पोजीशन वाइज प्लस करते हैं। जब हम पोजीशन वाइज प्लस करते हुए चलेंगे तो पहले वाले नंबर को पहले से प्लस किया, दूसरे वाले नंबर को दूसरे से प्लस किया। अब ये तीसरा वाला तो बच जाएगा ना यहाँ से, तो तीसरा वाला कहाँ जाएगा, तीसरे वाले के साथ प्लस कैसे करेंगे, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी इस नंबर के साथ। बाकी दोनों को तो प्लस कर दिया, इसको के लिए प्लस किया, है ना। तो इसलिए प्लस करने के लिए क्या होता है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो हमने चेंज करके बनाया एक और इसमें मैट्रिक्स -1 और 2 हमने लिख दिया। तो ये इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। अब दोनों नंबर को हम प्लस कर सकते हैं, प्लस या फिर माइनस। अब अगर हम प्लस करें तो हमने निकाला a प्लस बी या फिर a माइनस बी। अगर a प्लस बी निकालें तो पोजीशन वाइज ऑर्डर सेम, तो पोजीशन वाइज प्लस करते हुए चलेंगे। तो 1 5 2 6 3 ऐसे पोजीशन वाइज, पहले 1 and 5 ये हो गया 6, सिर्फ प्लस माइनस और कुछ भी नहीं, फटाफट प्लस माइनस बस। 2 6 8 -3 -1 -4 4 7 11 5 8 13 6 2 10 6 to 10 6 to 8। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। ऐसे जैसे हमने a प्लस बी निकाला है वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी निकाल सकते हैं। और अगर हम a माइनस बी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज, इसमें से माइनस करते हुए चले 1 माइनस ये 1 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। 2 माइनस का साइन लगा दो, बस इसमें माइनस ट्रांसफर करते रहो, इसके साथ माइनस लगाते हुए चलो। 2 माइनस 6 -4 -3, तो ये पहले से इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 -3 + 1 करेंगे तो -2। ऐसे 4 -7 -3 5 -8 -3 6 -2 6 -2 ये हो जाएगा 4। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दोनों का जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर वही रहता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रहता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर 2 into 3 की है तो जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 का आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार जब हम लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक बार ये ऑफ करते हैं, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सेकेंड इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करना है वो किसी भी नंबर से करना है। स्केलर का मतलब होता है किसी भी नंबर से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना ही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए का मैंने लिखा कुछ भी 5 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स। फिर इसके बाद मैंने इसको सोल्व करना है, स्केलर निकालना है। स्केलर निकालेंगे तो मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3a, ये 3 क्या है स्केलर। 3 को ए से, ए का मतलब है मैट्रिक्स से, अब इस पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर से अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो जितने भी उसमें नंबर लिखे हैं उस सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सभी नंबर से करेंगे तो 3 को 5 से 2 से 1 से 3 से सबसे मल्टीप्लाई करो। तो 3 को हमने इससे किया तो ये 15, फिर 6, फिर 3, फिर 9, इस तरीके से ये हो गया हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। द लास्ट एंड फाइनल थिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि हमें किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स का तो कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो। पहली मैट्रिक्स का ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होती है जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो अगर ये इक्वल है तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, जैसे मैं लिखा 1 2 3 5। अब पहले तो हमें चेक करना है इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, दिस इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट दिस। तो पहले हमने ये देखा कि ऑर्डर चेक करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर में इस तरीके से मैच करना पड़ेगा, मैच होगा तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर हम चेक करें तो इसमें रो कितनी है 2 ही है, कॉलम कितने हैं 3 है। तो जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब हमें देखना है इस पहले वाले का कॉलम, रो और कॉलम होता है, ये रो और ये कॉलम, पहले वाले का कॉलम ये वाले हम, और सेकंड वाले की रो, क्या ये इक्वल है? हाँ ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे पहले चेक कर ले कि इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है हम मल्टीप्लाई कर भी लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का भी अभी हमें पहले से ऑर्डर पता है। पहले से पता होने का मतलब है कि ये इससे ये कैंसिल होगा, जो ऑर्डर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर हमेशा जो बचा हुआ है ये रो और ये वाला कॉलम, जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 3। लेट्स चेक आउट। देखो अब पहले में चेक किया पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं। पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई चेक करने में ध्यान रखना है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पहली रो को इसके जितने भी कॉलम हैं सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ध्यान से सुनना, एक बार पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले रो को दूसरे वाले के जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले के रो को दूसरे वाले के जितने भी कॉलम है सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पोजीशन वाइज करते हुए चलेंगे, मतलब इस वाली रो को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पोजीशन वाइज का मतलब है जैसे पहले हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे,
इसको इससे जब करेंगे तो पहले वाले नंबर को पहले वाले से, दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले से। जब इसको हम इस पे करेंगे तो पहले वाले नंबर को पहले वाले से और दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले से। सेम एज इट इज, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से। ठीक है, तो रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आएगा 2। फिर सेकंड वाले को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2। और दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को एक साथ लिखना है कंबाइन करके, +2। दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के बाद वो एक जगह पे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने इसमें किया ऐसे ही इस पहली वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और जब इसे लिखेंगे, इसे लिखने का जो तरीका है, ये जो पहली वाली रो है, जितने भी नंबर आएंगे उसे पहली वाली रो में लिख देंगे जब तक ये रो नहीं हटेगी। इस रो से जितने कोई मल्टीप्लाई करेंगे उन सबका आंसर पहली वाली रो में आएगा। ठीक है, पहली वाली रो में जब आएगा तो हम ये लिखेंगे। तो हमने पहले क्या किया, 1 को पहले 2 से किया तो 2 आया, 2 को फिर 1 से किया तो 2 आया, ये एक स्टेप कंप्लीट। फिर इस 1 को जब सेकंड वाले कॉलम से करेंगे तो सेकंड वाले कॉलम की जगह पर लिखो। ठीक है, फिर वैसे ही 1 को पहले वाले नंबर से 3, फिर 2 को दूसरे नंबर से 6 प्लस करके। अब जब इस पहले वाले को तीसरे वाले कॉलम से करेंगे तो तीसरे वाले कॉलम के प्लेस पे लिखना है 1 को 6 से 6, 2 को 5 से 10। ये होगी हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट। ठीक है, जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई की है सेम ऐसे हमें नीचे वाले की भी सेम मल्टीप्लाई करनी है, सेम नीचे वाले की भी सेम मल्टीप्लाई करनी है। इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया +5। तो जब इसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले कॉलम की जगह पर, जब इसको सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाले कॉलम की जगह पर। ठीक है, ऐसे बारी बारी से करते हुए चलना है। तो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15। जब ये कंप्लीट हुआ, अब इसको किससे, थर्ड वाले से, तो थर्ड कॉलम के प्लेस पे। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई 18, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25। फिर जो भी आया इस पूरे को प्लस कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किया 2 और 2 4, 3 6 9, 6 10 16, 6 5 11, 9 5 24 और 18 25। 18 25 कितना हो गया 43। तो ये हो गया 43। अब ये जो आंसर आया इसका हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या बनना चाहिए था 2 क्रॉस 3। तो इसका भी देखो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो ये हो गया हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो इस तरीके से करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपकी मल्टीप्लाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करके आना है। अब आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन करके आना है वो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3.1 आप पूरी कर सकते हो। 3.1 पूरी कर सकते हो, सिर्फ एक 10th क्वेश्चन नहीं करना, बाकी आप 3.1 पूरी कर सकते हो। 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो होमवर्क में आपका 3.2 का 1 2 3 है और 3.1 पूरी है, तो यहाँ तक क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, 3.1 पूरी करनी है और 3.2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये करने हैं। उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन चाहो आप करना चाहो उतने सारे उतने जो है क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो